जय श्री राम दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि अभी आप अर्ली 1980s में हैं। दुनिया अपनी रेगुलर लाइफ में अभी बहुत बिजी है। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडे हो रहे हैं और एसी फुल स्पीड पर चल रहे हैं और स्प्रे कैंस में फिश करना एक कूल अभी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन एक दूर ठंडे और आइसोलेट जगह पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे प्लेनेट के लिए एक वार्निंग है। और अंटार्कटिका में 3 ब्रिटिश साइंटिस्ट जो बदले हुए इन्वायरमेंट को भी क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, उनका नाम है जोय फारमन, वेरिन गार्डनर एंड जॉनथन संकलिन। यह 3 साइंटिस्ट ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के लिए अभी काम कर रहे हैं और इनका काम है कि अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ डाटा कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। सन की रेस का इम्पैक्ट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और ओजोन लेवल को मेजर करना। बट अभी तक किसी को नहीं पता है कि यह उनकी डिस्कवरी दुनिया को बहुत ही हिला कर रख देगी। अभी साइंटिस्ट स्पेशली जोय फारमन एक शार्प ऑब्जर्वर हैं जो 1917 से ही ओजोन लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि अक्टूबर के महीने में अभी कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है। हर साल उनका डाटा उन्हें बता रहा है कि ओजोन कंसंट्रेशन धीमे धीमे कम होती जा रही है, लेकिन किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि अभी सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हैं। अब समय आता है 1985 का। यहाँ साइंटिस्ट हेली वे अंटार्कटिका में एक शॉकिंग डिस्कवरी करते हैं। वो कहते हैं कि ओजोन लेवल वर रैपिडली डिप्लेटिंग। उनका कलेक्टेड डाटा दिखा रहा है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जब उन्होंने अक्टूबर के महीने में अपनी रीडिंग ली, फिर से उन्हें पता चला कि ओजोन लेयर में होल बन गया है, वही जिसे हम लोग ओजोन होल कहते हैं। यह कोई छोटा मोटा होल नहीं है। और तो और जितना और ज्यादा वो डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आती जा रही है। उन्होंने अपने एनालाइज को चेक किया, रीचेक किया, दोबारा किया और हर बार वही शॉकिंग कंक्लूजन आ रहा है कि ओजोन लेयर को कुछ खतरनाक चीज डिस्ट्रॉय कर रही है। अब सवाल है कि इसका कारण क्या है। साइंटिस्ट ने अपने डाटा को और डीपर स्टडी किया और पता लगाया गया कि इसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या ये ओजोन लेयर, क्या इसका काम ओजोन लेयर का, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. Ozone depletion is not a natural thing. It stems from human emissions of chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs. तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ओजोन लेयर है क्या। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर ये कहीं लेयर ना हो तो हमें यूवी रेस से सीधा सामना करना पड़ेगा, जिससे हमें स्किन कैंसर, आई डैमेज और एनवायरनमेंट के लिए भी कई डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली ओजोन लेयर को एक अर्थ के लिए सनस्क्रीन कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के काम की। इस ओजोन लेयर का बस एक ही काम है जो एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है, जो UVB और UVC रेस को ब्लॉक कर देती है। यह दोनों रेस बहुत हार्मफुल होती हैं और अगर ये रेस अर्थ तक पहुंचे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सबसे पहले स्किन कैंसर और आई कैटरेक्ट का बढ़ना होगा। यूवी रेस अगर डायरेक्टली हमारे स्किन पर पड़ेंगी तो हमारी स्किन सेल डैमेज हो जाएंगी। साइंटिस्टों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर विदाउट ओजोन स्किन कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको हमेशा सनवॉर्म या टिनिंग की टेंशन तो बनी रहेगी अगर आप जीवित रहे तो। दूसरा, प्लांट भी इससे डायरेक्टली एक्सपोज होंगे तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी वीक हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट है कि खाने की कमी पड़ेगी और बहुत से लोग भूखमरी से भी मरेंगे। तीसरा, मेरे लाइफ के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पेशली जो फाइटोप्लैंट है जिन्हें ओशियन के फूड चेन का बेस माना जाता है, वो यूवी रेस के कारण डैमेज हो जाएंगी, जिससे फिश और अदर मेरे लाइफ भी इंडेंजर्ड हो जाएगी। ये सब तो हमने समझ लिया ओजोन लेयर क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये ओजोन लेयर बनती कैसे है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो मोस्टली हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर में। यहीं पर होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जब सनलाइट एटमॉस्फेयर को हिट करती है, जो उसमें से हाई एनर्जी यूवी रेस होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 को तोड़ देती हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम अलग अलग हो जाते हैं। फिर यही जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है वो O जाके दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है और बनाता है O3। मतलब ऑक्सीजन से ओजोन तभी बनता है जब यूवी रेडिएशन उस पर पड़ती है।
यह प्रोसेस लगभग 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पर होती है और ये ओजोन मॉलिक्यूल एक नेचुरल शील्ड बनाते हैं जो हार्मफुल यूवी रेस को अर्थ तक पहुंचने से रोकते हैं। और बेसिकली ओजोन गैस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है O3, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। यह एक बहुत रिएक्टिव गैस होती है, मतलब यह आसानी से दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकती है। इसलिए जब ओजोन सेकंड लेवल पर आती है तो हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि ये हमें हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। बट यही जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। आपका ये जानना भी जरूरी है कि ओजोन अलग अलग लेयर में अलग अलग रोल प्ले करती है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होती है उसे हम गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर ये ओजोन ट्रोपोस्फीयर यानी लोअर एटमॉस्फेयर में आए तो इसे हम हार्मफुल पॉल्यूटेंट बन जाती है और इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। बैड ओजोन स्मोक का एक हिस्सा होता है जो पॉल्यूशन को बढ़ाता है और हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने ये तो देख लिया कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट, अगर वो ना हो तो लाइफ इम्पॉसिबल है। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात और देखते हैं, क्या ओजोन लेयर जब हमारी अर्थ पर नहीं थी उससे पहले भी हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी? हाँ करती थी, लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप की तब लाइफ हुआ करती थी। जब बिलियंस ऑफ ईयर एगो अर्थ पर ओजोन लेयर नहीं थी तब जो यूवी रेडिएशन है अर्थ तक डायरेक्ट पहुंचती थी, जो सरफेस पर किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉसिबल बना देती थी। इसका मतलब है कि जो अर्ली लाइफ फॉर्म थी वो सिर्फ ओशियन के अंदर ही पनप पाती थी। जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने अपने आप को यूवी रेस से बचाने के लिए ओशियन के डीप पार्ट में अपना बेस बनाया रहने के लिए। ओजोन लेयर के बिना जमीन पर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी, लेकिन ओशियन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जैसे साइनोबैक्टीरिया। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे थ्रू फोटोसिंथेसिस। इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम पायनियर ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। इन्होंने अपने ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग पावर से एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे बहुत बदला। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहे। ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के बाद जो ये ऑक्सीजन था ये एटमॉस्फेयर में चला गया और ये ऑक्सीजन जब यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आया तो ओजोन लेयर बन गई। इमेजिन करिए अगर ये ओजोन लेयर कभी बनी नहीं होती तो आप सोच रहे हो हाँ क्या होता, तो वीडियो नहीं बना रहा होता और मैं देख नहीं रहा होता। नहीं, लेकिन क्योंकि बिना ओजोन लेयर के अर्थ का जो सरफेस है लाइफ के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी डेंजरस होती कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरफेस पर सर्वाइव ही नहीं कर पाता। हाँ, ऑक्सीजन के अंदर कुछ लाइफ फॉर्म हो सकती थी, लेकिन जमीन तो हमेशा बिना लाइफ की रहती। ओजोन लेयर को हम एक नेचुरल गिफ्ट की तरह मान सकते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर है वो हमें एक प्रोसेस के बाद मिली और जिसने लाइफ को फ्लोरिश करने का एक मौका दिया। यही वजह है कि आज हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी बातें कर रहे हैं। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो आप समझिए कि लाइफ फिर से वही स्ट्रगल फेस करेगी जो पहले ऑर्गेनिज्म की करती थी। ओशियन के अंदर ही रहना पड़ेगा सबको। तो भाइयों अगर हम बात करें ओजोन लेयर की थिकनेस की तो जो ये ओजोन लेयर है ये एक्चुअली बहुत पतली होती है। अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल को एक जगह कलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ लगभग 3 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर थिक हो सकती है। इमेजिन करिए आप एक कॉइन जितनी थिकनेस जितनी हो। ज़्यादा थिकनेस ना होने के बावजूद भी ये एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाती है जो बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म को प्रोटेक्ट करती है। वैसे ओजोन लेयर की थिकनेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। यह पोल्स के पास पतली होती है और इक्वेटर के पास ज़्यादा डेंस होती है और मोस्टली जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है, अर्थ की सेकंड लेयर में, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पर होता है। और ओजोन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इजीली डिटेक्ट की जा सकती है क्योंकि इसका एक स्मेल होती है। अगर आप कभी सोचते हैं कि बारिश के बाद इतनी फ्रेश स्मेल क्यों आ रही है तो इट्स लाइकली बिकॉज ऑफ ओजोन। ये स्मेल आपको थंडरस्टॉर्म के बाद और इवन ओशियन के पास मिल सकती है। और भाई अगर हम बात करें ओजोन का नाम किसने दिया तो ओजोन का नाम एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। उसके पीछे एक जर्मन स्विस साइंटिस्ट क्रिस्टियन फ्रेडरिक सोनबीन जिन्होंने 1839 में ओजोन को डिस्कवर किया था। जब ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक शार्प स्मेल इन्होंने महसूस की जो बिल्कुल फ्रेश रेन के बाद की स्मेल जैसी थी। उस समय इन्होंने रियलाइज किया ये एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। उन्होंने इस गैस को न्यू नाम दिया ओजोन, जो ग्रीक वर्ड ओजोन से आया था और जिसका मतलब होता है स्मेल। तो भाइयों अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के खतरे की। क्या चीज़ है जो ओजोन लेयर को खत्म कर रही है धीमे धीमे। यह स्टोरी शुरू होती है 1917 से, जब नासा के साइंटिस्ट ने पहली बार नोटिस किया कि ओजोन लेयर कुछ प्लेस पर पतली होती जा रही है। फिर 1974 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट मार्को मोलन ने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने बताया कुछ मैन मेड केमिकल हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो रेफ्रिजरेटर जो एयर कंडीशनर में यूज होते हैं एटमॉस्फेयर में ओजोन को डैमेज कर रहे हैं। तो आखिर आप ये जरूर सोच रहे होंगे ना जो ये CFC है वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज कर रहे हैं, ये ओजोन को कैसे डैमेज कर रहे हैं।
हम समझते हैं एक नेचुरल प्रोसेस जिसे हम चैंपमैन साइकिल कहते हैं। यह जो चैंपमैन साइकिल है हमें बताती है ओजोन का बनना और बिगड़ना। ओजोन कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है। ओजोन बनती कैसे है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उन पर सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ देती है 2 ऑक्सीजन एटम में। फिर जो ये 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये एक ऑक्सीजन एटम जाके दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है तो बनाता है O3, उसे हम बोलते हैं ओजोन। ऐसे ही ओजोन बनती है। लेकिन ओजोन बिगड़ती कैसे है, जब इसी ओजोन पर सन की फिर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो ये इसको फिर तोड़ देती है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की एटम। यह प्रोसेस लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में चलती रहती है और एक बैलेंस में ओजोन होल का बनना और बिगड़ना चलता रहता है। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब तब तक नहीं होता जब तक इसमें कोई एंट्री ना करे। हाँ, इसमें एंट्री करता है एक लोग जो इस साइकिल को डिस्टर्ब कर फेंकता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सोच रहे हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे एंट्री करता है, क्या करता है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में से रिलीज होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन एटम को रिलीज करता है। ये क्लोरीन रिलीज होने के बाद सीधे हमारे ओजोन से जाके टकरा जाती है। ये ओजोन से टकराने के बाद जो उसमें O3 मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से ऑक्सीजन एटम को खींच लेती है और बनाती है क्लोरोमोनोऑक्साइड। फिर ये क्लोरीन जाके दूसरे ऑक्सीजन एटम से टकराती है, फिर उसमें से क्लोरीन रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देती है। ये एक क्लोरीन यानी लाखों एटमों से टकराकर उनको डिस्टर्ब कर देती है और उनको डिवाइड कर देती है। तो जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका रीजन में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल एटमॉस्फेयर कंडीशन होती हैं। PSCs जो अंटार्कटिका एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में बनते हैं, ये क्लाउड क्लोरीन गैस को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो फिर ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए अंटार्कटिका के ऊपर जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में ओजोन होल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जब सनलाइट वापस आती है तो क्लोरीन एटम ओजोन मॉलिक्यूल को रैपिडली डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो दोस्तों ये तो हमने समझ ली चैंपमैन साइकिल, कैसे जो CFCs होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हानिकारक। तो दोस्तों अब हम आते हैं जब हमारी दुनिया की आंखें खुली 1985 में, जब नासा ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। नासा की पावरफुल सैटेलाइट ने ओजोन लेयर के डिप्लेशन के बारे में दुनिया को पहली बार वार्निंग दी। नासा की सैटेलाइट डाटा के थ्रू पहली बार हमें 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल को डिटेक्ट किया गया। यह एक शॉकिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि इस रीजन में ओजोन लेयर पतली होती जा रही थी। यह डाटा पब्लिक होने के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच एक ग्लोबल कंसर्न स्प्रेड हुआ। फिर नासा की डिस्कवरी के बाद दुनिया भर के रिसर्चर ने ओजोन डिप्लेशन की सुपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। एक जो मेजर पब्लिकेशन 1985 में सामने आया था, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट जोय फारमन, बैरन गार्डनर और जॉनथन संकलिन ने लिखा था। उन्होंने नेचुरल जर्नल में अपनी फाइंडिंग पब्लिश की थी, जिसमें अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल को कंफर्म किया गया था। यह आर्टिकल प्रूव कर रहा था कि मैन मेड केमिकल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन लेयर को सीरियस नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे रिसर्च के बाद पूरी दुनिया में गवर्नमेंट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट हो गए। नासा ने ओजोन डिप्लेशन की स्टडी करने के लिए अपनी सैटेलाइट का यूज, जैसे कि निम्बस 7 सैटेलाइट जो 1978 में लॉन्च हुई थी। इस सैटेलाइट ने अर्थ के एटमॉस्फेयर के रेगुलर डाटा कलेक्ट करना शुरू और ओजोन लेयर का कंडीशन के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाली पहली सैटेलाइट बनी। 1985 तक नासा की सैटेलाइट के थ्रू ओजोन डिप्लेशन का सॉलिड प्रूफ हमें मिल चुका था। इन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में ड्रामेटिक थिनिंग देखा, जो सबसे पहले ओजोन होल था। यह इमेजरी डाटा नासा की सैटेलाइट ने गैदर किया, जो दुनिया के रिसर्च के साथ शेयर किया गया। नासा के सैटेलाइट के डाटा के बाद 1985 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक की गई, जिसमें क्लियर ओजोन डिप्लेशन को मेंशन किया गया। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि ओजोन लेयर रिपीटली थिन होती जा रही है और अगर CFC का यूज बैन नहीं किया गया तो ओजोन लेयर का एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट हो सकता, बहुत नुकसानदायक। नासा ने इस क्राइसिस के बारे में दुनिया के सभी बड़े एजेंसी को वार्न किया कि इस वार्निंग के बेसिस पर दुनिया भर में यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो UNEP और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिक की, जो नासा के डाटा को कंफर्म कर रही थी। नासा का डाटा और रिपोर्ट ने इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन किया गया, उसमें भी नासा ने फाइंडिंग की, making it the only universal treaty to ever be ratified and the most successful environmental agreement in human history. ट्रीटी ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस जैसे CFCs का यूज ग्रेजुअली बैन करने के लिए साइन की गई थी। इस ट्रीटी के बाद दुनिया भर में CFC और ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस को आउट करना शुरू कर दिया गया, बैन कर दिया।
large-scale depletions of the ozone layer at other latitudes. डिसीजन के बेसिस पर आज हम देखते हैं कि ओजोन लेयर रिकवर हो रही है, जो नासा के डाटा के बिना इम्पॉसिबल होता। आज भी नासा ओजोन लेयर को मॉनिटर कर रही है अपनी एडवांस सैटेलाइट के थ्रू, जैसे ऑरा सैटेलाइट जो 2024 में लॉन्च हुई थी। नासा के लेटेस्ट डाटा से हमें पता चलता है कि ओजोन होल रिकवर हो रहा है, लेकिन यह एक बहुत स्लोली प्रोसेस है जो 2050 तक कंप्लीट हो सकती है। नासा की रेगुलर डाटा और रिपोर्ट ने दुनिया को हमेशा अलर्ट रखती है ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट पॉलिसी को टाइमली अपडेट कर सके, फ्यूचर में ओजोन लेयर को भी प्रोटेक्ट कर सके किसी भी खतरे से। तो दोस्तों, अब हम जब 2024 में खड़े हैं तो आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा, क्या दुनिया सेफ है? ओजोन लेयर का खतरा अब खत्म हो चुका है? अच्छी खबर यह है कि CFC जैसे केमिकल को बैन कर दिया गया था और हम धीरे धीरे ओजोन लेयर में रिकवरी देख रहे हैं। नासा के सैटेलाइट के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो ओजोन होल ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है और एस्टिमेट के मुताबिक ओजोन लेयर 2050 तक अपनी प्री 1980 लेवल पर वापस आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कम्प्लीटली सेफ हैं। ऑनगोइंग एफर्ट और पॉलिसी की जरूरत अभी भी है ताकि फ्यूचर में कोई हार्मफुल केमिकल ओजोन को नुकसान ना पहुंचा सके। एनवायरमेंट सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हम सबको अपना रोल प्ले करना ही होगा। अगर हमने अपने एक्शन को कंटिन्यू किया और एनवायरमेंट को हम करने वाले केमिकल को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया तो एक दिन हम ओजोन लेयर को पूरा रिकवर होते हुए जरूर देख सकेंगे। हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया पहले से ज्यादा सेफ है, लेकिन स्टिल एनवायरमेंट अवेयरनेस की जरूरत अभी भी है। तो दोस्तों, ओजोन लेयर की इस डिस्कवरी से हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन तो जरूर मिला। नेचर को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बैलेंस जरूरी होता है और अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट करें तो हम अपनी अर्थ को हमेशा सेफ रख सकते हैं। और आज हम एक सेफ दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी जॉइंट एफर्ट से ही पॉसिबल हुआ है। तो कैसे जब हमारी अर्थ पर खतरा आया था तो पूरी दुनिया एक हो गई थी, जिससे के कारण हम ओजोन होल जैसे डिप्रेशन से लड़ सके। हमें अपने एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए एक साथ कदम उठाना पड़ेगा ताकि हमारा एनवायरमेंट सेफ रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारी जो फ्यूचर लाइफ है वो सस्टेन रहे। थैंक यू।